नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, यूपी टेट की आंसर की आने के बाद जो है सभी अभ्यर्थियों के जो है नंबर कम हुए हैं। जो अभ्यर्थी पहले बता रहे थे कि हमारे 100 क्वेश्चन सही हैं और जो बता रहे थे हमारे 110 प्रश्न सही हैं, वो सभी जो है अब 85 पर आ गए हैं, कुछ 70 पर आ गए हैं और कुछ 75 पर, क्योंकि उन सभी के जो हैं कमेंट आ रहे हैं और बार बार कमेंट में यही पूछ रहे हैं कि सर मेरे 75 नंबर हैं, मेरे 78 नंबर हैं, मेरे 85 नंबर हैं या मेरे 88 नंबर हैं। सर क्या हम क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि जनरल के लिए जो है 90 नंबर लाना अनिवार्य है और ओबीसी के लिए जो है 82 नंबर लाना अनिवार्य है। तो ये सभी कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर हमें नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिल जाएंगे। तो इनका भरोसा और जो है निर्भरता अब सिर्फ और सिर्फ जो किस पर है, नॉर्मलाइजेशन पर। तो हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि आपको जो है कितने नंबर तक जो है नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है और नॉर्मलाइजेशन जो है किस आधार पर दिया जाता है। ठीक है, आप चाहे पेपर 1 दिए हों, चाहे पेपर 2 दिए हों या फिर आप 1 और 2 दोनों दिए हों। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस ना करना, क्योंकि बाद में बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इतना नॉमिनेशन नहीं मिलेगा या इतना मिलेगा तो क्यों मिलेगा। यदि आप लोग एक एक पॉइंट आसानी से देखोगे तो समझ जाओगे कि हाँ, हम जो बता रहे हैं इसी के आसपास जो है आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि 75 नंबर वाले यदि ओबीसी के हैं तो इनके जो है नंबर बढ़कर जो है 82 हो जाते हैं तो ये क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन यदि 75 नंबर किसी जो है जनरल कैंडिडेट के हैं तो उसके जो है लगभग कितना नंबर बढ़ना चाहिए, 15 या 16 नंबर बढ़ना चाहिए, तब जाकर वो क्वालिफाई होगा। तो ऐसी कैसी स्थिति बननी चाहिए कि यदि 15 नंबर बनेंगे तो किस प्रकार से बनेंगे, ये हम आपको विस्तार से समझाएंगे। क्या 75 नंबर वाले जनरल वाले बच्चों का जो है क्वालिफाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि आपको आसानी से जो है स्टेप बाय स्टेप समझा सकें। ठीक है, आपके कन्फ्यूजन दूर कर सकें, क्योंकि हमारे वीडियो में बहुत सारे कमेंट पड़े हुए हैं, नंबर के साथ कैटेगरी बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर हमारा होगा कि नहीं होगा। बोल रहे हैं सर मात्र मेरे 2 नंबर कम है, मेरे 3 नंबर कम है, मैं जनरल से हूँ, मैं एससी से हूँ, मैं ओबीसी से हूँ, मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ। सबके कमेंट बार बार आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे जो परेशान हैं। तो उन सभी कैंडिडेट्स के हम दिक्कत को देखते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग जो है पूरा अंत तक देखना। आप लोग जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समझ जाओगे, आप खुद में खुद समझ जाओगे कि आपको कितने नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं करे हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पर जो है क्लास की नोट्स और पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे आप लोगों की काफ़ी हद तक मदद हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। यूपी टेट 2026 की जो है आंसर की जारी हो चुकी है और सभी बच्चे जो हैं अपने क्वेश्चन आंसर मैच कर चुके हैं। बच्चों को पता चल चुका है कि उनके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं। बच्चों, एक बात हम आपको यहीं पर बता देते हैं कि अभी जो है आपत्ति जा रही हैं। ठीक है, आपत्ति की डेट जो है 14 तारीख तक है, तो वहाँ तक आप लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हो। आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो है आयोग ने जो है गलत माना है, जो आपने आंसर लगाया वही सही होना चाहिए, तो उसका यदि आपके पास कोई प्रूफ है तो उस प्रूफ के साथ आप लोग आपत्ति ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, और सबसे बड़ा सवाल बच्चों ये है, सबसे बड़ा सवाल उम्मीदवार का मन में ये है कि मेरे 75 नंबर हैं, क्या मैं पास हो सकता हूँ? मेरे 78 नंबर हैं, क्या कोई चांस है? मेरे 85 नंबर हैं, क्या फ़ायदा मिलेगा? मेरे 88 नंबर हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन से क्वालिफाई हो सकता हूँ? किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा? ये संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देंगे। ठीक है,
ये वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो 75 जिन बच्चों के नंबर हैं उससे अधिक हैं, सभी देखें, उससे कम वाले भी बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। और जिनके 78 नंबर हैं वो भी इस वीडियो को देखें, 85 नंबर वाले भी देखें, 88 नंबर वाले भी इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो है संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। एक भी स्टेप मिस मत करना। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि एक भी जो है स्टेप मिस मत करो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलने वाली है। एक स्टेप मिस करोगे समझ नहीं पाओगे। आंसर की आने के बाद क्या होता है? आंसर की आने के बाद होता है क्या है, सभी को पता होगा, सभी लोग अपने आंसर जो है मैच करते हैं, ठीक है। ये होती है प्रोविजनल आंसर की। क्या होती है? प्रोविजनल आंसर की। इसके जारी होने के बाद क्या होता है? स्टेप 2 में कैंडिडेट जो हैं आपत्ति दर्ज कराते हैं। तो जितने भी बच्चे अपने क्वेश्चन मैच कर चुके हैं, उनको लगता है 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, या यहाँ तक हम बोल दें 10 क्वेश्चन, यदि आपको जितने भी क्वेश्चन लगते हैं कि मेरे सही हैं और आयोग ने इसका आंसर दूसरा दिया है, यदि आपके पास कोई ठोस बुक है उसके हिसाब से आपके द्वारा दिया गया आंसर सही है, ठीक है, तो उस बुक को जो है प्रमाण मानकर आप उसका पेज नंबर और उसका फ़ोटो खींच के, मतलब जहाँ पर सॉल्यूशन दिया हो सॉल्यूशन का फ़ोटो खींचकर आप आपत्ति दर्ज कराइए। निश्चित रूप से जो है वो क्वेश्चन आयोग जांच करेगा और आपत्ति में क्वेश्चन सही पाए जाने पर आपको पूर्ण नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। पूर्ण नंबर आपको दिए जाएंगे। तो सभी बच्चे जो है आपत्ति जरूर दर्ज करें यदि उनको लगता है कि मेरे द्वारा दिया गया आंसर सही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आपके जो है नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। आपत्ति दर्ज करने पर भी आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग आपत्ति दर्ज करोगे आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। यदि आप 5 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करते हुए 3 भी सही निकलते हैं तब भी आपका फायदा 3 नंबर का होगा। 3 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, 3 क्वेश्चन आपके सही माने जाते हैं। 5 के 5 सही माने जाएंगे आयोग के द्वारा तो आपके 5 नंबर भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपत्ति से बढ़ने वाले नंबर की संख्या रही, ठीक है। इस क्या बोलते हैं, इस पर मतलब जो आयोग होता है वो ऑब्जेक्शन की जांच करते हैं। हमने पहले बता दिया, जांच में सही पाया जाता है तो उनको जो है नंबर बढ़ाए जाते हैं। स्टेप 4 में यदि कोई उत्तर गलत मिलता है तो उसे करेक्ट किया जाता है ना। जो उत्तर आप ऑब्जेक्शन करोगे, यदि आयोग को उत्तर गलत लगता है तो आयोग जो है उसको करेक्ट करता है, आपको पूर्ण नंबर देगा। स्टेप 5 में क्या होता है? फाइनल आंसर की जारी होगी। और फाइनल आंसर की में जो है आपने आपत्ति किया है, आयोग ने आपकी आपत्ति को सही माना है, तो फाइनल आंसर की में जो है आपने जो आंसर लगाया सही वही आयोग भी सही मानेगा और उस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको बढ़े हुए क्वेश्चन सही दिखेंगे आपके, क्योंकि पहले आयोग ने कोई दूसरा जो है क्वेश्चन सही माना था, आंसर सही माना था, और बाद में आपकी आपत्ति के बाद आपका द्वारा दिया गया आंसर को ही सही माना गया, ठीक है। ये हो जाता है। और स्टेप 6 में उम्मीदवार के रॉ मार्क्स तैयार होते हैं, ठीक है। रॉ मार्क्स आपके जो है फाइनल आंसर के बाद ही तैयार होते हैं। ऐसा नहीं है जो प्रोविजनल आंसर की आई है उससे आपके रॉ मार्क्स तैयार हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी कोई बच्चा ना घबराए कि उनके जो है भी इतने नंबर हैं वो तो क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे। बच्चों फाइनल आंसर की के बाद ही आपके जो है रॉ स्कोर आता है, तब आप बता सकते हो आपका 78 नंबर है कि 82 नंबर हैं, ठीक है। यदि किसी भी क्वेश्चन का उस सेट में एक बच्चा 2 बच्चे यदि आपत्ति करते हैं तो उसका पूर्णतः फायदा सभी बच्चों को मिलता है, हालांकि वो आपत्ति सही होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीदवार का रॉ स्कोर बनता है। स्टेप 7, यदि परीक्षा मल्टीपल शिफ्ट में हुई है और नियमों में प्रावधान है नॉर्मलाइजेशन का तो नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है फाइनल स्कोर तैयार किया जाता है, उसको बोला जाता है नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है। रॉ स्कोर अलग होता है आपका और नॉर्मलाइज स्कोर जो है अलग होता है। नॉर्मलाइज स्कोर से ही आप क्वालिफाई कर सकते हो। आपका रॉ स्कोर यदि 92 है और यदि नॉर्मलाइज स्कोर आपका 80 नंबर है तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे, इस नंबर से आप माने जाओगे। रॉ स्कोर कोई माने नहीं रखता है। यदि आपका रॉ स्कोर 80 नंबर है और यदि नॉर्मलाइज स्कोर आपका 92 हो गया, आप चाहे जिस कैटेगरी से हो आप क्वालिफाई माने जाओगे, ठीक है। तो आपका रॉ मार्क्स से कोई मतलब नहीं होता है। यदि नॉर्मलाइज जो है नॉर्मलाइजेशन लागू है तो नॉर्मलाइज स्कोर जो है पूर्णतः लागू किया जाता है क्वालिफाइंग में, ठीक है।
रिजल्ट भी उसी से घोषित किया जाता है। ठीक है, हालांकि रिजल्ट में आपको दोनों स्कोर आपको देखने को मिलेंगे, रा स्कोर भी और नॉर्मलाइज स्कोर भी। ठीक है, आखिर नॉर्मलाइजेशन लागू क्यों किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है? ठीक है, तो मान लीजिए शिफ्ट 1 में किसी कैंडिडेट का एग्ज़ाम है, पेपर बहुत कठिन है, तब उसका एवरेज मार्क कितने आ रहे हैं, एवरेज नंबर कितने आ रहे हैं, 72 नंबर। मान लीजिए शिफ्ट 2 का पेपर आसान था और एवरेज नंबर कितने आ रहे हैं, 88। कितने आ रहे हैं, 88। इस कंडीशन में अगर बिना नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट बना दिया जाए, ठीक है, बिना नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट बना दिया जाए तो आसान पेपर वालों को क्या होगा, फ़ायदा होगा। आसान शिफ्ट वालों को जो है फ़ायदा होगा। इसी असमानता को ख़त्म करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या देखा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। क्या क्या देखा जाता है, सामान्यतः निम्न बातें देखी जाती हैं, जो आपको हम आगे बता रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप ही समझा रहे हैं। प्रत्येक शिफ्ट का जो है डिफ़िकल्टी लेवल देखा जाता है, सभी कैंडिडेट का एवरेज स्कोर देखा जाता है, हाईएस्ट स्कोर देखा जाता है, लोएस्ट स्कोर देखा जाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन देखा जाता है, मीन देखा जाता है, और पूरे डेटा का जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है। यही कारण है कि नॉर्मलाइजेशन केवल नंबर जोड़ना या घटाना नहीं होता, बल्कि जो है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इतने स्टेप इसमें होते हैं। आगे किस शिफ्ट को फ़ायदा मिल सकता है ना? तो जिन बच्चों के 75 नंबर हैं, जिनके 78 नंबर हैं, जिनके 80 नंबर हैं, उनके लिए अब महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है। आप लोग आराम से बहुत ही ध्यानपूर्वक समझो, सुनो। ठीक है, तो किस शिफ्ट को फ़ायदा मिल सकता है? यदि कोई शिफ्ट बहुत कठिन थी, यदि कोई शिफ्ट बहुत कठिन थी तो उस शिफ्ट के उम्मीदवारों को जो है कुछ अतिरिक्त नॉर्मलाइज मार्क्स दिए जाते हैं या मिल सकते हैं। यदि कोई शिफ्ट बहुत आसान थी, है ना, बहुत आसान थी, तो उस शिफ्ट के मार्क्स में थोड़ा कमी की जाती है, हालांकि एवरेज थोड़ा कमी की जाती है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि सभी के मार्क्स घटेंगे बढ़ेंगे, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सभी के मार्क्स घटेंगे या बढ़ेंगे। कुछ के नहीं बदलते हैं, मतलब जैसा रॉ मार्क्स होता है वैसे ही उनका नॉर्मलाइज मार्क्स भी होता है। हो सकता है पॉइंट में बदलाव आए, 0.1, 0.7 या 0.8, या फिर कभी कभी 0.01 भी आ सकता है, मतलब बहुत मामूली सा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, कुछ के जो है नंबर कम होंगे तो कुछ के क्या होंगे, बढ़ेंगे। अच्छा, जिनके 75 नंबर आ रहे होंगे, 78 नंबर आ रहे होंगे, वो सब बोल रहे होंगे, भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे, गॉड से प्रार्थना कर रहे होंगे कि मेरे बढ़ जाएँ। कितने नंबर बढ़ जाएँ? जनरल वाले बोल रहे होंगे 15 नंबर बढ़ जाएँ, ओबीसी वाले बोल रहे होंगे 7 नंबर बढ़ जाएँ, है ना। 75 जिनके हैं 82 लाना है और 90 लाना है, तो प्रार्थना करें। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो है प्रार्थना करने से नहीं बढ़ते हैं, बल्कि शिफ्ट के एवरेज स्कोर कट और पेपर के कठिनाई के लेवल के हिसाब से बढ़ते हैं। कभी कभी 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं, कभी कभी 10 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं। ये पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पर निर्भर करता है। कभी कभी 1 नंबर या आधा नंबर तक ही बढ़ पाता है। किसी कंडीशन में जो पेपर का जो है एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में जो अंतर बहुत अधिक होता है, उस शिफ्ट में जो 15 से 16 नंबर तक का भी नॉमिनेशन मिल सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि जिनके 75 नंबर हैं और जनरल से हैं वो क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब कर पाएंगे जब अलग अलग शिफ्टों की डिफ़िकल्टी लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर हो। मान लो 20 से 25 क्वेश्चन टफ हों किसी शिफ्ट में और किसी में आसान हो, उस कंडीशन में जो है घट बढ़ सकते हैं। आगे अब 75 वाले बच्चे ध्यान दो, जिनके 75 हैं उनके लिए विशेष रूप से हमने तैयार किया, क्योंकि 75 वाले बच्चे बहुत कमेंट कर रहे थे। क्या 75 वाले क्वालिफाई हो सकते हैं? अपने आप समझ लेना कि आप क्वालिफाई हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो। ठीक है, क्या 75 वाले क्वालिफाई हो सकते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है और बहुत से कमेंट में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 75 नंबर मेरे हैं, मैं ओबीसी से हूँ, मैं एससी से हूँ, मैं जनरल से हूँ, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊँगी या कर पाऊँगा? तो केस 1,
यदि आपका रहा स्कोर कितना है 75 नंबर, ठीक है, यदि उसकी शिफ्ट क्या थी, सबसे कठिन रही है, क्या रही है, सबसे कठिन रही है, और नॉर्मलाइजेशन में लाभ मिला, तो उसका फाइनल स्कोर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि नॉर्मलाइजेशन में 6 से 7 नंबर ओबीसी में बढ़ गया तो उस कितने हो जाएंगे उसके 82, तो जो है 55% क्रॉस कर लेगा, यानी कि वो क्वालिफाई कर लेगा ओबीसी का। अभी जनरल की बात यहाँ पर नहीं हुई है, ओबीसी एससी की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ओबीसी को 60% लाना अनिवार्य है और बाकी सभी कैटेगरी को जो है 55% नंबर लाना अनिवार्य है क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर 150 में जो है जनरल को 90 नंबर लाना है और 82 नंबर लाना है दूसरी कैटेगरी को। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओबीसी की। तो 75 जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं और कमेंट कर रहे थे, यदि उनके 7 नंबर तक बढ़ जाते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे, उनके 82 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि इसी जगह पर उनके नंबर कम होते हैं तो क्या क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं। कम तब होंगे जब उनके पेपर का लेवल क्या होगा, ईजी होगा। यदि ईजी होगा तब जाकर नॉर्मलाइजेशन में जो है उनके नंबर कम होंगे, तो 75 से हो सकता है 70 पे आ जाएँ या 68 पे आ जाएँ। लेकिन हम यहाँ पर कंडीशन रखें टफ़ की। यदि आपका पेपर टफ था और आपके 75 के प्लस नंबर या 75-78 नंबर जो भी हैं इसके आसपास आ रहे हैं, तब आपके जो है क्वालिफाई होने के चांस अधिक रहेंगे, ठीक है। उनका स्कोर जो है बढ़ सकता है। कितना बढ़ेगा ये डिपेंड नहीं करता, ये पहले नहीं बताया जा सकता, ठीक है। इसको जो है पहले बताया नहीं जा सकता, हम संभावित बता रहे हैं कि 5 से 6 नंबर बढ़ जाते हैं तो क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन क्या 5 से 6 नंबर बढ़ेंगे ये पहले से नहीं पता होता है। ये जब सभी शिफ्टों का एवरेज निकाला जाता है, पीक निकाला जाता है, मीन निकाला जाता है, एवरेज का एवरेज निकाला जाएगा, उसके बाद ही जो है पता चल पाएगा कितने नंबर बढ़ेंगे कितने नंबर घटेंगे, ठीक है। इसका एक पार्टिकुलर फार्मूला होता है, तो यह पहले से कोई नहीं बता सकता। हाँ, संभावित रूप से बता सकते हैं कि 5 से 6 नंबर बढ़ सकते हैं यदि आपका पेपर का लेवल टफ था उस कंडीशन में। केस 2 पे चलते हैं। मान लो किसी बच्चे के राय स्कोर जैसे 78 हैं और बहुत से कमेंट भी कर रहे थे कि 78 नंबर हैं, क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में आंसर की में मान लो 2 प्रश्न गलत थे। क्या थे, 2 प्रश्न गलत थे, 78 नंबर उनके आ रहे हैं और 2 प्रश्न उन्होंने आपत्ति में भेज दिए। कहाँ भेज दिए, आपत्ति में। तो आयोग उन प्रश्नों की जांच करेगा। हालांकि उन 2 प्रश्नों के आपके पास ठोस सबूत होना चाहिए, कोई बुक होना चाहिए, कोई विशेष राइटर होना चाहिए जहाँ पर ये प्रूव करता हो कि आयोग के द्वारा दिया गया आंसर जो सही माना गया वो गलत है और आपके द्वारा दिया गया आंसर जो है सही है। उस कंडीशन में ही जो है आपके नंबर बढ़ेंगे। यानी कि 2 प्रश्न पर आपने आपत्ति की और आपने आपत्ति सही की है, यानी कि आपके पास प्रूफ है सही आंसर का, उस कंडीशन में आपके 2 नंबर बढ़ जाएंगे। तो आपके 80 तो ऐसे हो गए। आपत्ति करने से मात्र से ही आपके 2 नंबर बढ़ गए और आपके 80 हो गए और आपके 2 नंबर बचे क्वालिफाई करने में, ठीक है। कितने नंबर बचे, 2 नंबर। और ये दोनों सही हो गए तो कितने नंबर बढ़ेंगे, 2 नंबर, ठीक है। यहाँ पर 4 लिखा है, हालांकि 1 नंबर का पेपर था तो 2 ही नंबर बढ़ेंगे, 4 नहीं बढ़ेंगे, 2 ही बढ़ेंगे, ठीक। कितने बढ़ेंगे, 2। और यदि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिल गए, 2 नंबर तक कितने होंगे जाएंगे आपके 82। तो इस कंडीशन में आप जो है क्वालिफाई कर जाओगे। जनरल की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की बात हो रही है, ठीक है। जनरल की आगे हम बात करेंगे, क्योंकि जनरल के लिए कितने नंबर लाना है, 90 नंबर। तो उनको नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर लाने की आवश्यकता होगी, ये तो 75 हैं, 15 नंबर प्लस, जो कि असंभव लगता है। हालांकि यहाँ नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी असंभव नहीं होता है, नंबर बढ़ जाते हैं, 20 नंबर तक भी बढ़ते हैं, लेकिन पहले से नहीं पता होता है कि कितने नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनल स्कोर आपका यदि बढ़ेगा तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। केस चलेंगे 3 पर। मान लो आपका राय स्कोर कितना है, 85 नंबर, कितना है 85, जो कि कमेंट में भी आया है। ये सारे राय स्कोर जो है कमेंट बॉक्स से लिए गए हैं, ठीक है, बच्चों के द्वारा पूछे गए ही लिए गए हैं, ठीक है। तो मान लो आंसर की करेक्शन हुई, क्या हुई, आंसर की जो है करेक्शन हुई, करेक्शन के बाद जो है नॉर्मलाइजेशन मिला और दोनों को आपको लाभ मिल गया, फाइनल स्कोर आपका बढ़ गया। इस कंडीशन में आप जनरल में भी हो तब भी क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल 7 नंबर की आवश्यकता होगी और ओबीसी वाले पहले से ही क्वालिफाई हैं। हाँ, ये कंडीशन हो सकती है कि पेपर ईजी था, नंबर घटेंगे, तो जनरल वाले तो पहले से बाहर हैं, ओबीसी वाले भी बाहर हो सकते हैं, अदर कैटेगरी वाले भी बाहर हो सकते हैं, यानी कि क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे यदि नंबर घटते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नहीं होता कि नंबर बढ़ेंगे, दोनों होते हैं, कभी कभी बढ़ जाते हैं, कभी कभी घट भी जाते हैं। वो तो डिपेंड करेगा आपके पेपर के लेवल पर, ठीक है। केस 4 पर चलेंगे। मान लो आपका 88 नंबर हैं और आपकी शिफ्ट क्या थी, कठिन थी।
यदि आपकी शिफ्ट कठिन थी, आपको जनरल में लाने के लिए 2 नंबर की आवश्यकता है, 2 नंबर। तो यदि आपकी शिफ्ट कठिन थी, तो संभावना अधिक रहेगी कि आपको 2 से 4 नंबर का नॉमिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, संभावना रहेगी, अधिक रहेगी और आप क्वालिफाइंग कर जाओगे। आप चाहे जिस कैटेगरी से हो क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, टफ रहा शिफ्ट आपकी तब। लेकिन कोई भी व्यक्ति पहले से 100% नहीं बता सकता। ठीक है, पूर्णतः नहीं बता सकता कि नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। ठीक है, पूर्णतः नहीं बता सकता कि 75 वाला, 78 वाला या 85 वाला क्वालिफाई कर पाएगा। ठीक है, या पास हो पाएगा, पहले से नहीं बता सकता। ऐसा यदि कोई बोल रहा है तो उसका पूर्णतः दावा गलत होगा। ठीक है, वो पूर्णतः झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्योंकि 15 नंबर का डिफरेंस बहुत होता है। कभी कभी पेपर का लेवल जो है बहुत ही समानता रखा जाता है। मतलब क्या रखा जाता है? समतुल्य रखा जाता है। यदि यदि पेपर जो है समतुल्य रहेगा, संतुलन रहेगा, तो उस कंडीशन में जो है 1, 2 या आधा नंबर बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। ज़्यादा नंबर कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं रखा जाता है, क्योंकि पेपर पहले से ही लेवल रखा जाता है। ठीक है, लेकिन यदि पेपर में डिफ़िकल्टी है 10-15 क्वेश्चन का, उस कंडीशन में जो है 8 से 10 या 15 नंबर तक भी नंबर बढ़ सकते हैं, घट भी सकते हैं। ठीक है, तो जो पूर्णतः 100% करके बोल रहा है कि हाँ बढ़ेंगे घटेंगे, तो गलत बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि नॉमिनेशन कोई पहले से नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि ये पूर्णतः फार्मूले पर लागू होता है, शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल पर और बच्चे के हाई स्कोर और लो स्कोर पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे कि किन किन कारणों से नंबर बढ़ सकते हैं, किन किन कारणों से नंबर बढ़ सकते हैं। तो ये वो बच्चे ज़रूर देखें जो नंबर चाह रहे हैं बढ़ जाएं, जिनके 75, 78 या 85, 88 नंबर हैं, वो लोग ध्यान से समझें, तो उनको हाँ एक संभावित अनुमान लग जाएगा कि उनके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। तो पहली कंडीशन ये है कि यदि उन्होंने आंसर की पर ऑब्जेक्शन किया है, करेक्शन की मांग की है, तो उस कंडीशन में यदि उनके क्वेश्चन जो हैं सही पाए जाते हैं, और उस कंडीशन में जो आपके 2 से 4 नंबर बढ़ सकते हैं। मतलब जितने क्वेश्चन आप करेक्शन के लिए भेजे होंगे, आपत्ति किए होंगे, ऑब्जेक्शन किए होंगे और सारे सही पाए जाते हैं, उस कंडीशन में आपके नंबर बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। और यदि आपने ड्रॉप क्वेश्चन किए हैं और आपके जो है क्वेश्चन का जो है करेक्ट क्वेश्चन करने की एक्यूरेसी जो रहती है वो अधिक रहेगी। मान लो आपकी एक्यूरेसी 80 to 90% रही या 90 to 100% रही है, उस कंडीशन में जो है आपको नॉमिनेशन का फ़ायदा अधिक मिलेगा। ठीक है, अधिक मिलेगा। और जो है आपके क्वेश्चन सही हो, यानी कि मल्टीपल करेक्ट आंसर होने चाहिए। इस कंडीशन में जो है आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है, और आपको अधिक नॉर्मलाइजेशन मिले तभी आपके जो है नंबर बढ़ सकते हैं। तो ये 4 जो है 4 जो पॉइंट हैं इस कंडीशन के आधार पर आपके नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किन कारणों से नंबर कम भी हो सकते हैं, है ना। नंबर बढ़ेंगे तो घटेंगे भी, तो किसी के बढ़ेंगे तो किसी के घटेंगे। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है समतुल्य करना, बराबर करना। ठीक है, इक्वल करना। यदि आपकी शिफ्ट आसान थी तो नॉर्मलाइजेशन के में जो है आपके कुछ मार्क्स कम हो सकते हैं। ठीक है, नंबर पूर्णतः घटेंगे। ठीक है, और यदि पेपर संतुलन रहा तो बराबर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलता है? आमतौर पर उन उम्मीदवारों को जिनकी शिफ्ट जो है दूसरी शिफ्ट की तुलना में कठिन हो रही हो। हालांकि सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन फ़ायदा जो है फर्स्ट शिफ्ट को मिलता है, जो सबसे पहले पेपर देने जाता है। सबसे पहले जिसका पेपर होता है उसको जो है पेपर का लेवल टफ हो या आसान हो, ये डिपेंड नहीं करेगा। उस कंडीशन में फर्स्ट शिफ्ट वालों को सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन का फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उनको पेपर का लेवल, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल, पेपर कहाँ से पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ नहीं पता होता, कोई आइडिया नहीं होता। बस उनको जो है सिलेबस पता होता है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता होता। इसलिए उनको सबसे अधिक नॉमिनेशन का फ़ायदा दिया जाता है। तो जिन बच्चों का पेपर 1 था फर्स्ट शिफ्ट में था, या पेपर 2 था फर्स्ट शिफ्ट में था, तो उनको जो है अधिक लाभ मिलेगा। ठीक है, अधिक लाभ मिलेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स बदलते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बदलते हैं। यदि आपके रॉ मार्क्स 80 हैं और यदि नॉर्मलाइज मार्क्स 90 हो गए, तो क्वालिफाइंग मार्क्स आप क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि आपके रॉ मार्क्स से तो क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे और अब रॉ मार्क्स से आप क्वालिफाइंग हो गए। ठीक है, आपको हम फाइनल एडवाइस दे देते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। देखो, आंसर की देखकर घबराइए मत, ऑब्जेक्शन सही तरीके से लगाइए, क्योंकि अभी ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो। 14 जुलाई तक आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ऑफिशियल आंसर की जो है आ चुकी है, उससे आप लोग मैच करिए। मैच करने के बाद आपके द्वारा दिया गया आंसर और आयोग के द्वारा सही माना गया आंसर में कोई डिफरेंस लगता है आपको,
यानी कि आपको लगता है कि आपके द्वारा दिया गया आंसर सही है, आयोग के द्वारा सही माना गया आंसर गलत है, तो आप लोग एक प्रूफ के साथ उसको ऑब्जेक्शन कीजिए और नॉमिनेशन लागू है तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा शिफ्ट के आधार पर। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। उससे पहले ये बोल देते हैं कि जिन बच्चों के 75 नंबर, 78 नंबर और 88 या 85 नंबर हैं, तो जिनके 75-78 नंबर हैं वो जनरल के छोड़कर किसी दूसरी कैटेगरी के हैं, तो उनके क्वालिफाइंग होने के चांस रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पूर्णतः बाहर हैं, वो जो है क्वालिफाइंग चांस के उनके रहेंगे। जनरल वालों को हम नहीं बता सकते क्योंकि 15 नंबर का नॉमिनेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो बाद की बात रहेगी, लेकिन 5, 6 से 7 नंबर आपको मिल सकता है, लेकिन पूर्णतः हम नहीं बता सकते क्योंकि पहले से बताना संभव नहीं। हाँ, एक अनुमानित बता रहे हैं कि हाँ, आप लोग उम्मीद मत खोइए, आपका जो है नॉमिनेशन नंबर बढ़ेंगे तो आप क्वालिफाइंग कर सकते हो। और जिनके 88 या 85 नंबर हैं वो जनरल से हैं, तो ये भी अपनी उम्मीद बनाए रखें। ठीक है, बाकी मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।